हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है। देखो, आपने देखा होगा कि किसी पेशेंट को जब ब्लीडिंग होती है तो कुछ देर बाद वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है ना, जिसको हम जनरल लैंग्वेज में खून का थक्का बोलते हैं कि खून जम गया है। उसी को एक मैकेनिज्म के थ्रू डिनोट किया जाता है जिसको हम ब्लड कोगुलेशन मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि ब्लड कोगुलेशन इज द प्रोसेस बाय विच लिक्विड ब्लड, जो कि खून बहता है, वो चेंजेस इनटू सेमी सॉलिड ब्लड क्लॉट, जो एक सेमी सॉलिड ब्लड क्लॉट में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी ये प्रोसेस है कोगुलेशन। ठीक है, अब ये करता क्या है कोगुलेशन? तो ये प्रिवेंट करता है ब्लड लॉस को। देखो, अगर किसी को ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो एक्सेसिव ब्लीडिंग से उसको हीमरेजिक शॉक लग सकता है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, जिससे पेशेंट की कई बार डेथ हो जाती है। जैसे एक्सीडेंट होते हैं, तो एक्सीडेंट में जब ब्लीडिंग होती है तो उसको सही टाइम पर हॉस्पिटल ना पहुंचाने की वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है, और एक्सेसिव ब्लीडिंग जब भी हो जाती है तो पेशेंट की डेथ होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, अब इस प्रोसेस को हीमोस्टेसिस भी बोलते हैं। हीमोस्टेसिस मतलब ब्लड का रुकना। सो हीमोस्टेसिस क्या है? इस सीक्वेंस ऑफ रिस्पॉन्सेज है। किसका रिस्पॉन्स है? किसका? क्लॉटिंग फैक्टर के रिस्पॉन्स है। तो यहाँ पे कौन सी चीजें आएंगी काम में? क्लॉटिंग फैक्टर का रिस्पॉन्स है, सीक्वेंस ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर टू स्टॉप ब्लीडिंग, है ना। अब इसमें जो 3 तरीके के मैकेनिज्म यूज होते हैं ब्लड क्लॉट को कराने के लिए, सबसे पहला है बस्कुलर स्पाज्म, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन और ब्लड क्लॉटिंग। हमने रिसेंटली डेफिनेशन में पढ़ा कि हीमोस्टेसिस सीक्वेंस ऑफ रिस्पॉन्स है किसका? क्लॉटिंग फैक्टर का। तो किसी भी पेशेंट के बाउंड पे जब भी क्लॉटिंग होगी, उस क्लॉटिंग में जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो होंगे क्लॉटिंग फैक्टर्स। और ये क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो एक के बाद एक एक्टिवेट होंगे और इनिशिएट करेंगे क्लॉटिंग की मैकेनिज्म को। किसी में क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी है तो उसको ब्लीडिंग नहीं होगी या उसका ब्लीडिंग टाइम बहुत ज़्यादा आएगा, जिससे कि उसको क्लॉटिंग ना होने की वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, और एक्सेसिव ब्लीडिंग होने की वजह से उसकी डेथ हो सकती है। अब हमने देखा कि क्लॉटिंग फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर क्लॉटिंग, या क्लॉटिंग कराने के लिए क्लॉटिंग फैक्टर की जरूरत होगी। और क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ये इतने सारे, 12 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। अब एक चैलेंज आता है कि इन क्लॉटिंग फैक्टर को याद कैसे करें कि सीक्वेंस वाइज याद रह सके। तो इनको सीक्वेंस वाइज याद करने के लिए हमको एक ट्रिक याद करनी पड़ेगी। ईजी है ट्रिक, याद भी हो जाएगा इसकी वजह से और भूलेंगे भी नहीं। जैसे कि फ्रेशर पार्टी टुडे, कम ऑन लेट्स सिंग एंड कॉल सीनियर प्लीज हैव फन। अब इस पूरे एक सेंटेंस का हमको पहला वर्ड लेना है। जैसे कि ये फ्रेशर पार्टी से पहला होगा फिब्रिनोजन, दूसरा पार्टी का पी से प्रोथ्रोम्बिन, फ्रेशर पार्टी टुडे का टी से थ्रोम्बोप्लास्टिन, जिसका नाम है टिश्यू फैक्टर। चौथा है हमारा सी, कम ऑन फॉर सी फॉर कैल्शियम। लेट्स का मतलब होता है लेबाइल फैक्टर। अब ये नंबर 6 का जो फैक्टर है लीड इन थ्रोम्बोफिलिया, अब ये यूज ही नहीं होता है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा सोचो कि फैक्टर नंबर 6 जो है वो नो लॉन्गर यूज है, अब यूज में नहीं आता है या उसको नहीं काउंट करते हम, तो फिर इसको नो लॉन्गर यूज कर दो। 7th नंबर का फैक्टर यहां से देखोगे आप, सिंग का एस से स्टेबल फैक्टर। फिर है एंड, लेट्स सिंग एंड का ए फॉर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। फिर है कॉल का सी से क्रिसमस फैक्टर। नेक्स्ट इज फ्रेशर पार्टी टुडे, कम ऑन लेट्स सिंग एंड कॉल सीनियर का एस से स्टुअर्ट प्रॉवर फैक्टर। प्लीज हैव फन PHF, P फॉर प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, H फॉर हैगमैन फैक्टर एंड F फॉर फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो ये यहाँ को ऐसा समझ सकते हैं कि फ्रेशर पार्टी टुडे, कम ऑन लेट्स सिंग एंड कॉल सीनियर प्लीज हैव फन, इसकी वजह से ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स याद हो जाएंगे सीक्वेंस में। अब हमको एक बात याद रखनी कि जब हम विटामिन के जो है वो क्लॉटिंग में हेल्प कराता है, तो अब यहाँ पे देखो तो विटामिन के क्लॉटिंग फैक्टर 2nd, 7th, 9th एंड 10th की सिंथेसिस कराने में इसेंशियल रोल प्ले करता है। तो ये है विटामिन के का फंक्शन इन दीज। अब देखो, क्लॉटिंग जब भी हो रही होगी तो वो कहीं ना कहीं कोई सा तो पाथवे फॉलो करेगा। अब जब हम क्लॉटिंग की बात करेंगे तो हम उसमें हम 3 इंपॉर्टेंट पाथवे फॉलो करते हैं। सबसे पहला है एंटेंसिंग पाथवे, एक्सटेंसिंग पाथवे, और ये दोनों जब फैक्टर 10 को एक्टिवेट करा देंगे तो प्रोथ्रोम्बिनेज नाम का एक एंजाइम बनेगा।
उसके बाद ये कॉमन पाथवे लग जाएगा। इंट्रिंसिक पाथवे कब स्टार्ट होगा? जब किसी को मस्कुलर इंजरी होगी या ब्लड ट्रॉमा होगा, और ये जो पाथवे है बहुत स्लोली अकरेंस होती है इसकी। अब किसी को अगर ब्लड ट्रॉमा या इंटरनल इंजरी हुई या इंट्रिंसिक पाथवे के लिए बेसल इंजर हुई, उस टाइम पे बेसल की जो लाइनिंग होती है उसमें एंडोथेलियल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, और ये एंडोथेलियल सेल्स जैसे ही कोलेजन से एक्सपोज होंगे तो जो प्लेटलेट्स होती हैं वो प्लेटलेट्स हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनेनोजेंस को सीक्रेट करती हैं जब भी वो एक्सपोज होंगी कोलेजन प्रोटीन के साथ में, और आइदर वो कनेक्ट होंगी एनी नेगेटिव सरफेस। फॉर एग्जाम्पल कि आपने किसी का ब्लड लिया और ब्लड को एक टेस्ट ट्यूब में रख दिया, तो टेस्ट ट्यूब में जो क्लॉटिंग का मैकेनिज्म फॉलो होगा उसमें हम इंट्रिंसिक पाथवे को रिस्पॉन्सिबल बोलेंगे, बिकॉज क्योंकि किसी भी टेस्ट ट्यूब की सरफेस पे एक नेगेटिव सरफेस है या चार्ज होगा, और जैसे ही प्लेटलेट जो है वो कांटेक्ट में आता है नेगेटिव सरफेस के, वो रिलीज करता है हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनेनोजेंस, एंड दीज काइनेनोजेंस एक्टिवेट करेंगे फैक्टर 12 को। ठीक है, फिर सीक्वेंस ऑफ इवेंट चलेगा। दूसरा हमारा एक्सटिंक्टिंग पाथवे। नेक्स्ट है हमारा एक्सटिंक्टिंग पाथवे। ये जो है वो बहुत फास्ट अकरेंस होती है, बिकॉज ये टिश्यू फैक्टर 3 रिलीज कराएगा और ये 7 को एक्टिवेट कराने के बाद डायरेक्ट फैक्टर 10 को एक्टिवेट करते हैं। ये शॉर्ट रूट को फॉलो करते हैं और उनका अकरेंस जो है वो रैपिडली होता है। अब देखो फॉर एग्जांपल कि किसी को यहाँ पे चोट लगी तो एक टिश्यू डैमेज होगा, जैसे ही टिश्यू डैमेज होगा तो वो रिलीज करेगा एक प्रोटीन जिसका नाम है टिश्यू फैक्टर, और ये जो टिश्यू फैक्टर है वो हमारा फैक्टर नंबर 3 है। अब जैसे ही ये फैक्टर 3 एक्टिवेट होगा या टिश्यू फैक्टर रिलीज होगा तो वहाँ पे एक्टिवेट होगा फैक्टर 7। तो अभी हम ये पाथवे में डिस्कस करेंगे। देखो हम कॉमन पाथवे को आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि पहले इन दोनों पाथवे को समझना जरूरी है। अब हमने यहाँ पे इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे को लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे मैंने एक ब्लड वेसल बनाई है और इस ब्लड वेसल्स में मैंने ऐसा बोला है कि अगर डैमेज होंगे प्लेटलेट, क्योंकि यहाँ पे वेसल्स डैमेज होगी तो वहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स प्रेजेंट होंगे, और ये एंडोथेलियल सेल्स कोलेजन, क्योंकि इस वेसल में कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है और कनेक्टिव टिश्यू में मेजर फाइबर्स जो होते हैं वो कोलेजन फाइबर होते हैं, और ये कोलेजन फाइबर्स के एक्सपोज में जब भी एंडोथेलियल टिश्यू आएगा तो वो रिलीज कराएंगे हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनेनोजेंस, एंड दीज काइनेनोजेंस विल एक्टिवेट फैक्टर 12। फैक्टर 12 को एक्टिवेट करेंगे, और जैसे ही ये फैक्टर 12 एक्टिवेट होगा तो वो फैक्टर 11 को एक्टिवेट करेगा, फैक्टर 11 एक्टिवेट होगा तो फैक्टर 9 को एक्टिवेट करेगा, और फैक्टर 9 इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 8 कैल्शियम एंड फॉस्फोलिपिड फैक्टर 10 को एक्टिवेट कराएगा, और जैसे ही फैक्टर 10 एक्टिवेट हो जाएगा तो एक प्रोथ्रोम्बिनेज नाम का एंजाइम बन जाएगा। यहां तक था हमारा इंट्रिंसिक पाथवे। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया तो आप रिवाइट करके देख सकते हैं दोबारा से। अब एक्सटेंसिव पाथवे में मैंने ये टिश्यू बनाया है ना, टिश्यू में ये डैमेज हुआ है तो टिश्यू ट्रॉमा हो गया। टिश्यू ट्रॉमा जैसे ही होगा तो टिश्यू फैक्टर रिलीज होगा, टिश्यू फैक्टर रिलीज होने से होगा एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 7। और फैक्टर 7 का नाम ही है स्टेबल फैक्टर। इट मीन्स ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज बन रहा है उसको ये स्टेबल कराएगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन एंड फॉस्फोलिपिड्स, और ये फॉस्फोलिपिड रिलीज हो रहे थे प्लेटलेट से। ठीक है, यहां तक था हमारा एक्सटेंसिव पाथवे। उसके बाद हमारा कॉमन पाथवे लग जाता है। कॉमन पाथवे में क्या है, प्रोथ्रोम्बिनेज जैसे ही बनेगा तो ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोलिपिड प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, मतलब ये फैक्टर 2 है। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, जैसे थ्रोम्बिन बनेगा तो ये कैल्शियम के प्रेजेंस में फाइब्रोनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। अब ये फाइब्रिन बन गया है, अब ये क्लॉट का एक मोनोमर है। अब इस फाइब्रिन को फैक्टर 13 जिसका नाम क्या है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, वो क्या करेगा पॉलीमर्स बना देगा इस फाइब्रिन के, और जैसे ही ये फाइब्रिन के पॉलीमर्स बनेंगे तो एक लेयर बन जाएगी ब्लड वेसल्स या जहाँ पे भी इंजरी या बाउंड हुआ है, और उस पर एक लेयर बनते ही हम क्या बोलेंगे कि उसमें एक क्लॉटिंग हो चुकी है। सो दिस इज सिंपल मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।